आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसको राहुल गांधी अपनी स्पीचेस में यूज कर रहे हैं, जेन जी। दोस्तों, ये जेन जी है क्या? अभी तक बहुत सारे लोगों को जेन जी नहीं पता कि जेन जी क्या चीज़ है। आज हम इस जेन जी के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे और राहुल गांधी जेन जी को क्यों इन्वॉल्व करते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद जनरेशन्स में काफ़ी चेंज आया। जो पहली जनरेशन थी वो बेबी बूमर के नाम पे थी। तो जो आप दुनिया देख रहे हैं उसकी शेप क्या है हर एक जनरेशन में, बेबी बूमर से लेकर जेन जी तक या उसके आगे। आज हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जेन जी क्या चीज़ है, बेबी बूमर क्या है। ये सारा शिफ्ट जो है इकोनॉमिक्स, जॉब, पॉलिटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करता है। बेबी बूमर्स, जेन एक्स, मिलेनियल्स, जेन जी, ये बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो आज हम इस टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये टर्मिनोलॉजीज हैं क्या और राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों, 1946 या 47 आप कह लो, 1964 तक ये एक स्टेज था जिसको हम बेबी बूमर स्टेज कहते थे। इस स्टेज में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। 1947 से 1964 उस समय ये बैकग्राउंड है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जहां पर हाई बर्थ रेट और इकोनॉमिक रीबिल्डिंग की शुरुआत हुई थी। अगर हम बेबी बूमर्स के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या फीचर्स की बात करें तो उस समय इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन चल रहा था, जॉब काफ़ी स्टेबल थी, वेजेस राइज हो रहे थे, स्ट्रॉन्ग यूनियन थी, वेलफेयर स्टेट की तरफ फोकस ज़्यादा था। लोगों का जो सोशल बिहेवियर था वो अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस था। ओनरशिप ऑफ हाउस, मेरे पास अपना घर होना चाहिए, ट्रेडिशनल वैल्यूज थी लोगों के अंदर, ट्रेडिशन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहते थे। अब इसका इम्पैक्ट सर्व इकोनॉमी के ऊपर क्या आया? सब अर्बनाइजेशन हुआ, मास कम्युनिज्म हुआ, राइज ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ा, अप्लायंसेस की राइज हुई। दोस्तों, ये जो पीरियड था यहाँ पर अर्बनाइजेशन से सब अर्बनाइजेशन की तरफ मूव हुए। जो कस्टमर्स थे वो मास में प्रोडक्ट को खरीदने लगे, अप्लायंसेस के बारे में भी प्रोडक्ट बिकने लगे। दोस्तों, ये सब प्रोडक्ट्स या आपको सब अर्बनाइजेशन, लोग विलेजेस से सब अर्बन सिटीज़ में मूव हुए, सब अर्बन से अर्बन सिटीज़ की तरफ मूव हुए। तो उस समय इंडिपेंडेंस के बाद पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ने लगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आया जिसको हम जनरेशन एक्स बोलते हैं। ये जो बच्चे थे जो 1965 से 1980s के बीच में पैदा हुए थे, उनको हम कई बार लैच की किड्स भी बोलते हैं। ये जनरली उस समय ऑयल शॉक्स हुए, स्टैग इन्फ्लेशंस की पोजीशन थी। वो ये पीरियड था कि ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत होनी थी। 91 में आपको पता ही है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, आउटसोर्सिंग पे भी फोकस किया गया था। इंडिया शिफ्ट हुआ एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर की तरफ मूव किया। उस समय सोशल कल्चरल इंडिपेंडेंसी की बात होने लगी, जिसमें कई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस का भी डेवलपमेंट हुआ। अगर हम बोलें तो अर्ली इंटरनेट फेज भी था। उस समय ही 97-98 में ही मोबाइल्स आए थे। शुरुआती फेज था इंटरनेट का, मोबाइल कम्युनिकेशन का।
जो वर्कफोर्स थी वो फ्लेक्सिबल थी। ये ज़माना था जहाँ टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया और लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट में डिक्लाइन आना भी स्टार्ट हुआ। उसके बाद अगली स्टेज आई जिसको हम जेन वाई बोलते हैं या मिलेनियल्स बोलते हैं। ये 1981 से 1996 अप टू 2000 तक, जिसका पीरियड 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस जनरेशन भी थी। अगर हम इकोनॉमिक फीचर्स की बात करें कि इसको हम गिग इकोनॉमी भी बोलते थे। ये स्टार्टअप कल्चर्स की शुरुआत भी हुई थी, नए स्टार्टअप्स का डेवलपमेंट हुआ था। अब शिफ्ट टू नॉलेज इकोनॉमी, जो कंट्री थी वो नॉलेज इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगी। स्टूडेंट्स के डेप्ट बढ़ने लगे, हाउसिंग की प्रॉब्लम्स आने लगी, अफोर्डेबिलिटी की क्राइसिस आने लगी। ये वो पीरियड था। अगर हम बात करें सोशल बिहेवियर की तो ग्लोबल माइंडसेट हुआ, हम लोग अर्बनाइजेशन की तरफ मूव किए, लैंड ओनरशिप की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और एक्सपीरियंस लोगों की डिमांड ज़्यादा उस पीरियड में बढ़ने लगी। तो अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो सोशल मीडिया बढ़ने लग गया उस समय, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ कंट्री मूव करने लगी, हम लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ मूव करने लगे। उसके बाद जेन जी, जो चिल्ड्रंस 97 से 2012 के बीच में आए, वो जेन जी, जिसको राहुल गांधी अपनी स्टेटमेंट में लेते हैं। ये जो जनरेशन है ट्रू डिजिटल नेटिव्स हैं। ये स्मार्टफोन्स बचपन से ही यूज करते आ रहे हैं, इनको स्टार्टिंग से ही स्मार्टफोन्स मिल गए। और इनकी इकोनॉमिक फीचर्स की बात करें तो ये वर्कफोर्स में इंटर करने लगे, क्रिप्टो और क्रिएटर इकोनॉमी बनने लगे। मतलब इकोनॉमी जो कुछ क्रिएट करती है उसकी तरफ ये लोग मूव करने लगे। ये सस्टेनेबिलिटी की बात करने लगे, इंक्लूजन्स की बात करने लगे कि सब कुछ कंट्री जो बना सकती है वो इंक्लूजन फैक्टर। सोशल बिहेवियर की बात करें तो ये मल्टी कल्चरल लोग थे, मतलब बच्चे जो थे मल्टी कल्चरल थे, मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस रहते थे, ग्लोबल कनेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस रहते थे। अगर हम इनके इम्पैक्ट की बात करें तो इन्होंने पॉलिटिक्स में चेंज ला दिया, कंज्यूमर बिहेवियर में भी चेंज आया, ब्रांड्स की तरफ ज़्यादा ये लोग फोकस हुए, नए ब्रांड्स, ब्रांडिंग की तरफ ज़्यादा फोकस हुए। अगर हम बात करें कि जनरेशन्स को अगर हम कंपेयर करें तो ये वर्क वैल्यूज पे फोकस थे, स्टेबिलिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस फ्रीडम। आजकल की जनरेशन फ्रीडम पे ज़्यादा बिलीव करने लगी। ये लोग टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शंस की तरफ मूव करने लगे, इनका कंजम्पशन हैबिट्स चेंज हुआ। ओनरशिप और एक्सेस इकोनॉमी की तरफ ये लोग ज़्यादा बिलीव करते थे, पर लैंड्स की प्रॉब्लम होने से ये एक्सेस नहीं ले पाते थे। ये लोग थोड़े से पॉलिटिकल लर्निंग भी सीखे, एक्टिविस्ट रहे और पॉलिटिकल के बारे में ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज हुई। अब इनके बाद क्या, जो 2013 के बाद जो आए वो उसको हम जेन अल्फा कहते हैं। 2013 के बाद जो बच्चे पैदा हुए वो एआई नेटिव जनरेशन्स में आए, वो मेटा क्लाइमेट टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करेंगे, ये फ्यूचर इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे। रोबोटिक्स, रेन्यूएबल एनर्जीज पे डोमिनेंस रहेगा इस क्लास ऑफ बच्चों का। यूनिवर्सल इनकम पे डिबेट कि मेरी इनकम कम, उनकी इनकम ज़्यादा, इस पे ये ज़्यादा फोकस होते हैं। तो कैसे ये इकोनॉमिक साइकिल शेप हुई जनरेशन से जनरेशन, अगर हम इसको समझें तो हर जनरेशन शिफ्ट हुए पॉलिटिकल से सोशल नॉर्म्स की तरफ। आपने देखा होगा पहले बहुत सारे लोग, पॉलिटिकल लोग इनका फायदा उठाया करते थे। तो आपको अगर हम समझे तो इंडिया ने इससे क्या लेसन लर्न किया, तो हम लोग ओवरऑल हमारी
जो जर्नी थी वो बेबी बूमर से जेन जी तक पहुंची, अब अल्फा चल रहा है। तो दोस्तों आप मुझे बताएं कि कौन सी जनरेशन से आप बिलोंग करते हैं और आपको क्या लगता है कि किस जनरेशन ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि ये जेनजीज राहुल गांधी को क्यों पसंद है, पॉलिटिकल स्पीच में क्यों ये बात करते हैं जेनजीज की। अब आपको जेनजीज समझ में आ गए कि जेनजीज बेसिकली जनरेशन गैप्स हैं, और ये जेनजीज जो हैं सिर्फ मीम्स और रील नहीं है, इनका असर भारत की इकोनॉमी, कंजम्पशन, पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ा है। इनका बहुत बड़ा रोल है कंजम्पशन को बढ़ाने में, पॉलिटिक्स में इनका बहुत बड़ा रोल है। अब कौन सी सोच और आदत जेनजी लाए और कैसे ये राजनीतिक खिलाड़ी जैसे हमारे राहुल गांधी इस बदलाव से खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि ये यंग जनरेशन है, और यंग जनरेशन अगर इकट्ठी हो गई तो हम नेपाल जैसी सिचुएशन को क्रिएट कर देंगे। जेनजी का इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। इनकी स्पेंडिंग पावर 43% के आसपास है, जिसको हम कंज्यूमर स्पेंडिंग बोलते हैं, जो बहुत बड़ी हो गई। ये सेक्टर्स में, फैशन में, फूड में, इंटरटेनमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। ये इसकी तरफ मूव करते हैं। इनका इन्फ्लुएंस ब्रांड की तरफ है, और आजकल की मार्केटिंग की दुनिया जेनजीज पे फोकस है, ट्रेंड पे, सोशल मीडिया रिव्यूज, और इनको बहुत मैटर करता है। ये नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाले लोग हैं, जो डिजिटल पेमेंट्स, एआई स्किल्स सीखना चाह रहे हैं। तो जेनजी जो हैं इनको जल्दी अडॉप्ट करते हैं। अगर हम बात करें इनकी सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बारे में, जेनजीज जो हैं वो ज़्यादा अवेयर होते हैं सोशल जस्टिस के बारे में, ये करप्शन के खिलाफ रहते हैं, क्लाइमेट चेंज पे भी इनका बहुत बड़ा फोकस है, अपनी डेमोक्रेटिक राइट्स को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो चाहते हैं कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, गुड गवर्नेंस हो। इनकी सोच इस तरह मूव करती है। ये लोग सोशल मीडिया से बहुत जुड़े हुए हैं, यूथ मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। ये वायरल ट्रेंड्स लाइक हैशटैग्स की तरफ ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ये डिजिटल टूल्स का यूज करते हैं और लीडर्स को भी अकाउंटेबल बनाते हैं। तो राहुल गांधी चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं जेनजीज के साथ? राहुल गांधी चाहते हैं कि ये नई जनरेशन गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो जाए, और जब गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो गवर्नमेंट को टूटने से रोक सकती, मतलब गवर्नमेंट टूट सकती। जेनजीज को ये यूज करना चाहते हैं राहुल गांधी मोदी के खिलाफ, और नेपाल जैसी सिचुएशंस को क्रिएट करना चाहते हैं। इसीलिए जेनजीज को अपनी स्पीचेस में लेते हैं। वो जेनजीज को डेमोक्रेटिक बताते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बताते हैं। जेनजीज डेमोक्रेटिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, पर राहुल गांधी ये भूल गए कि ये लोग नई जनरेशन के लोग हैं, इजीली इनकी बातों में नहीं आएंगे। राहुल गांधी वोट थेफ्ट की बात करते हैं, वोट थेफ्ट कैंपेन की बात करते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं। वो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं यंगर वोटर्स के अंदर, पर उनसे ज़्यादा उनको ये नहीं पता कि वो उनसे ज़्यादा जेनजी को पता है। जेनजीज फेयरनेस, एंटी न्यूपोटिज्म के खिलाफ, जॉब्स, एजुकेशन, डिजिटल राइट्स अपनी समझते हैं। तो इनकी राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो वोट स्टीलिंग, अपनी इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने की बात करते हैं, जेनजी को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जेनजी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ उतरे। जेनजीज आजकल पॉलिटिकली चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझते हैं।
तो जेनजीज को जो ध्यान है वो जल्दी बदलता है, इसीलिए उसको मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ट्रेंड्स पे फेड हो रहे हैं, वो उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जॉब्स के बारे में बता रहे हैं कि गवर्नमेंट आपको जॉब नहीं दे पा रही, इन्फ्लेशन के बारे में बता रहे हैं, एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं, झूठे प्रॉमिसेस, पॉलिटिकल प्रॉमिसेस कर रहे हैं। बट उनको ये समझ नहीं आ रहा कि जेनजीज ये सब चीज़ें पहले से समझते हैं। वो मिसयूज करना चाहते हैं इन यूथ का, और पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ एक ग्रुप को खड़ा करना चाहते हैं। वो ग्रुप है जेनजीज का। राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम क्या है, उनके जो मुद्दे हैं वो क्लियर नहीं है, या आप कहो उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी वैग है। तो अगर कुछ हम पॉसिबल आउटकम्स की बात करें या राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी की बात करें, तो वो जेनजी के वोट्स चाहते हैं कि उनका टर्नआउट बढ़े, उनका वोट हमें मिले। वो उनको ट्रांसपेरेंसी इशू के बारे में बताते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बताते हैं, वो बताते हैं कि पॉलिटिक्स कैसे बदल सकती है। राहुल गांधी को चाहिए कि वो कंक्रीट पॉलिसीज को पेश करें, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, अफोर्डेबिलिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब क्रिएशंस के बारे में ज़्यादा बात करें तो जेनजी इनसे अट्रैक्ट होंगे। वो ब्रांड के बारे में बात करें, इकोनॉमी के बारे में बात करें, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बात करें, तो जेनजीज इनकी तरफ प्रेफरेंस दे सकते हैं। वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बात करें, डिजिटल प्राइवेसी के बारे में बात करें, क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज के बारे में बात करें, तो जेनजी इनकी तरफ मूव कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो सिर्फ नेपाल जैसी कंडीशन को क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे जेनजीज ने नेपाल गवर्नमेंट को उखाड़ दिया। वो चाहते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट भी ऐसे उखड़ जाए, बट ये उनकी गलत कैलकुलेशन रहेगी दोस्तों। तो अगर हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें पूरी डिस्कशन को, तो जेनजीज एक बदलती दौड़ है, खर्च विचार वाली दौड़ है। राजनीति में सब बदल रहा है, और राहुल गांधी की जेनजी स्ट्रेटेजी एक कैलकुलेटिव मूव है। क्या, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या जेनजी सिर्फ वोट बैंक बनेगा या वो बदलाव की ताकत लाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जेनजीज को राहुल गांधी या कांग्रेस मिसयूज कर रही है, या जेनजीज इनकी तरफ नहीं जाएंगे और एक नए बदलाव की तरफ मूव करेंगे? तो दोस्तों, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये जेनजीज का सही यूज कर रहे हैं राहुल गांधी, या जेनजीज को एक पॉलिटिकल टूल बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी पूरी डिस्कशन में, हमारी वीडियो में मैंने बेबी बूम से लेके जेनजीज तक बात करी। जो अब जनरेशन है वो अल्फा जनरेशन है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो क्लियर होगा, और कांग्रेस की पॉलिटिकल ड्रीम जो मुझे नहीं लगता कि ये पूरी होगी, आपको क्या लगता है आप मुझे जरूर बताइए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और नई जनरेशन जेनजीज को मेरी तरफ से सलाम, और मुझे ये भी उनको बोलना है कि वो रॉन्ग डिसीजंस ना लें, किसी के पॉलिटिकल बहकावे में मत आएं, और अपना खुद डिसाइड करें कि उनको क्या करना है। उनको गवर्नमेंट के साथ रहना है या गवर्नमेंट के खिलाफ जाना है, वो जेनजीज को खुद डिसाइड करने दीजिए। राहुल गांधी की बातों में ना आए, और अपनी पॉलिसीज, फ्रेमवर्क गवर्नमेंट के साथ बात करें। थैंक यू वेरी मच।